नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। सरगुजा संभाग के जशपुर जिले के कुनकुनी विकासखंड के ग्राम बगिया में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए, जहां उन्होंने प्रदेशवासियों को रंगों और उत्साह और उल्लास के महापर्व होली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। देखिए इस खास रिपोर्ट में। सरगुजा संभाग के जशपुर जिले कुनकुनी विकासखंड के ग्राम बगिया में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। उन्होंने प्रदेशवासियों को रंगों और उल्लास के महापर्व होली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने इस पावन अवसर पर सभी नागरिकों के जीवन में सुख, समृद्धि, आनंद और परस्पर प्रेम की भावना की और साथ ही होली केवल रंगों का उत्सव नहीं बल्कि ये हमारे जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार करने वाला पर्व है। ये त्योहार हमें सिखाता है कि जीवन में प्रेम, सौहार्द और भाईचारे के रंग सबसे अनमोल है। होली का त्योहार सदियों से भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग रहा है, जहां भेदभाव मिट जाते हैं और लोग आपसी स्नेह, उल्लास, उमंग के रंगों में घुल मिल जाते हैं। ये पर्व हमें बुराई पर अच्छाई की विजय, प्रेम की जीत, समाज में सौहार्द को और मजबूत करने का संदेश देता है। परिवार के साथ और कार्यकर्ताओं के साथ होली मनाते हैं और हम यहाँ पाटीदार भी जाते हैं। यहाँ पाटीदार हम जिस स्वयं संस्था से जुड़े हैं, फागुन यहाँ पर होता है और आज आखिरी है, यहाँ पर चुनावती है, उसके बाद विसर्जन है। होली भी यहाँ पर खेलते हैं और झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा 3 प्रांत से यहाँ पर जो भक्तवृंद है सब आए हुए हैं। सबके साथ होली मनाना बड़ा अच्छा लगता है। आपके सीएम बनने के बाद यहाँ के लोग राम राज मानते हैं, ऐसा तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? अब देखिए 1.25 साल हुआ है और 1.25 साल में मोदी की गारंटी में जो भी वादा किए थे, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास की बात हो या किसानों को धान का कीमत देने की बात हो या प्रति एकड़ 21 क्विंटल खरीदने की बात हो या 70 लाख से ज्यादा महिलाओं को आज महतारी बंधन में 1000 रुपया दे रहे हैं, तक का कीमत बढ़ाए हैं। जो भी काम वादा था उसकी गारंटी में 1.25 साल में उसको पूरा किए हैं और सबका भला हो रहा है, इसमें लोग खुश भी हैं। तो इसलिए अभी जो नगरीय निकाय और पंचायती राज का चुनाव हुआ, उसमें भी जनता का एक तरफा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला। ये रंगों का त्योहार है, भाईचारे का त्योहार है, सब इसको मिलजुल के हंसी खुशी के साथ मनाएं। ये जीत का भी मन में जो भी लोगों अपने मन में बुराई है उसको भी याद कर आपस में किसी से छोटा मोटा मनमुटाव है उसको भी भूलकर नए सिरे से दोस्ती बढ़ा के आगे जीवन जिए। साथ ही इस अवसर पर सभी प्रदेशवासियों से आग्रह किया गया कि हम सभी होली के पावन पर्व को प्रेम, सौहार्द और आनंद के साथ मनाएं, एक दूसरे के जीवन में खुशियों के रंग भरें, छत्तीसगढ़ की समरसता और एकता को अधिक सशक्त बनाएं। वहीं सीएम की पत्नी कौशल्या देवी ने महिलाओं की टोलियों से भेंट मुलाकात करते हुए जमकर उनके साथ प्राकृतिक गुलाल के साथ होली खेली। इसके साथ ही हर खबर की टीम सुबह से शाम तक मुख्यमंत्री के साथ रंग गुलाल खेलने वाले स्थानीय नागरिकों की खुशी, उत्साह, उमंग को लगातार रिकॉर्ड कर विशेष अवसर को सजीव किया है। ग्राम हथगढ़ा का निवासी हूँ। मैं यहाँ पर 20 साल से काम कर रहा हूँ। विष्णुदेव साय का पूरा मैनेजमेंट पूरा देखता हूँ। हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे हैं और हम पूछते रहते हैं कैसे पिंटू आपका कैसे चल रहा है, बोला ठीक चल रहा है सर। और सबको खाना पीना पूछते रहते हैं साहब कि खाना पीना सबको दूर रहना, तो मैं बोला सर सब ठीक है। और हम लोग 17-18 साल से काम कर रहे हैं। हमारा मुख्यमंत्री बहुत अच्छे हैं, सबको ख्याल रखते हैं, सबका सुनते हैं, सबका भलाई करते हैं। ऐसा मुख्यमंत्री हमको छत्तीसगढ़ में कभी नहीं मिलेगा। सीएम बनने के बाद ये दूसरी इनकी होली है, कैसा महसूस करते हैं आप लोगों के यहाँ रहकर? बहुत अच्छा होली मिलन समारोह चल रहा है। हमारे जितने हलवाई ग्रुप हैं हम बहुत सेवा दे रहे हैं। जब भी काम पड़ता है हम लोग सेवा देते हैं। और साहब का, हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का हम कभी बुराई नहीं चाहते हैं। उनका नाम अच्छा हो, रोशन हो, तो उसका भलाई चाहते हैं और खाना सबको मिले, भरपेट मिले, यही चाहते हैं। कौशल्या जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? कौशल्या से मेरा दीदी लगते हैं
उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। वो सुख दुख में साथ देती है और पूछती भी है। होली में क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? होली में बहुत बहुत शुभकामनाएं माननीय विष्णुदेव साय जी को और कौशल्य साय जी को। होली के इस अवसर पर सभी सम्मानीय नागरिकों ने अपनी खुशी व्यक्त की है और एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। पर्यावरण और शिक्षा शास्त्री शिशवेक जोगलेकर से हमारे सीनियर संवाददाता ने सरकार की कई योजनाओं और नई औद्योगिक और व्यावसायिक स्थापना नीति पर खास बातचीत की है। इस नीति के तहत कोई भी सरकार को आवेदन पत्र जमा कराकर 7 दिन और 24 घंटे अपना संस्थान खोल सकता है। इस संबंध में सरकार ने व्यापक रूप से नीति भी बनाई है। सरकार ने नई गुमाश्ता पॉलिसी जो है दुकान स्थापना और उद्योग प्रस्तुत किया है छत्तीसगढ़ में कि अगर जो व्यवसायी जो उद्योग चाहे कि वो उनका उद्योग 24 घंटा 7 दिन काम करना चाहे तो वो अगर आवेदन करते हैं तो उनको परमिशन दी जाएगी जो निर्धारित नियमों से आते। छत्तीसगढ़ की परिदृश्य आपको लगता है कि ये वायबल है, ये सराउंड कर सकता है जैसे कुछ? देखिए, किसी भी एक्ट के एग्जीक्यूशन या क्रियान्वयन में हमेशा सैद्धांतिक और व्यावहारिक पक्ष को अलग अलग देखने की जरूरत है। सिद्धांततः चीजें बड़ी आकर्षक लग सकती हैं कि आप 24 घंटे व्यवसाय की ओपनिंग दे रहे हैं और आप लोगों को रोजगार देंगे और उनकी फीस है वो बढ़ा देंगे तो सरकार को राजस्व की भी आय होगी। परंतु एक बात हमेशा याद रखिए कि इस प्रकार का जो ये एक्ट आया है, ये गुमास्ता एक्ट क्यों आया है? इसलिए आया था कि जो असंगठित क्षेत्र के जो कमजोर तबके के श्रमिक हैं उनका जो नृशंस दोहन हो जाता है और उनकी कोई आवाज उठाने वाला नहीं होता, उसकी वजह से इन्होंने गुमास्ता एक्ट लागू किया कि भाई ये मनमाना काम मत कराएं, 8 घंटे करे, फिर छुट्टी दे, फिर मेडिकल दे, फिर सीएल भी दे, ऐसी बहुत सारी सुविधाएं उनमें थी। पर भारत के अनऑर्गेनाइज सेक्टर में गवर्नेंस के कमजोर होने के चलते यानी शासन जो है वो अपनी भूमिका को ठीक से नहीं निभा पाता। क्या लाभ हुआ श्रमिक वर्ग को? क्या लाभ हुआ? कुछ भी नहीं। अभी भी 8 घंटा कहने को है परंतु 12-12 घंटे काम लिया जाता है। अभी भी मिनिमम वेज बिल लगा है परंतु उतना भुगतान उनको नहीं किया जाता। बहुत संवेदनशील संस्थानों में भी मेडिकल फैसिलिटी जहां मेडिकल टेस्ट जरूरी है वो नहीं होती, लोग बीमार पड़ जाते हैं तो उनको सुविधा नहीं है। तो मेरा हमेशा से ये कहना है कि शासन को सबसे पहले गवर्नेंस पर फोकस करना चाहिए। अपनी व्यवस्था ऐसे विकसित करिए कि जो भी आप कानून लगाएं उसके क्रियान्वयन का नियंत्रण जो है वो मजबूती से आपके हाथ में हो, तब आपके कानून संशोधन में या नया विचारों के आने में कोई बुराई नहीं, अच्छी बात है। यानी जैसे कि लोग कहते हैं ना कि भाई रेलवे 24 घंटे चलता है, रेलवे ऑर्गेनाइज सेक्टर है, शिफ्ट में काम होता है और अगर मान लीजिए कि 8 घंटे से ज्यादा किसी को पैसा मैंने काम करना पड़ जाए तो पैसा मिलता है, मैंने उसको ओवर टाइम मिलता है। तो कितनी ही फैक्ट्रीज हैं जो राउंड द क्लॉक चलती है, जैसे ब्लास्ट फर्नेस जहां पर चल रहा है वहां पर आप बंद नहीं कर सकते, तो आप शिफ्ट में लेते हैं। कुछ बड़े प्राइवेट सेक्टर हैं जहां पर बंद किया ही नहीं जा सकता, इसलिए वहां पर शिफ्ट में काम होता है। पर मेरी ऐसी धारणाएं आंकड़े मेरे पास मजबूत नहीं है, पर मैं कहता हूं मेजॉरिटी, ये यूं कह लीजिए कि 70% तक जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं उनको शासन कोई भी प्रोटेक्शन उपलब्ध नहीं करा पाती और वो आज भी वैसे ही एक्सप्लॉइट होते हैं जैसे कि साम्यवादी सोच के आने के पहले लोगों का शोषण या दोहन होता रहा। वही स्थिति कमोबेश आज भी बनी हुई है। शासन ने दूसरी जगहों पर जो काम किया उसकी वजह से लेबर इश्यू पैदा हो गए, जैसे
मैं उस नीति का भी विरोध नहीं करता जिसमें आप गरीबों को अनाज देते हैं, कपड़ा देते हैं, बच्चों को पढ़ने के लिए साइकिल देते हैं, ये सब दे रहे हैं, अच्छी बात है, क्योंकि इससे एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। परंतु इसके समानांतर एक दुष्परिणाम भी दिखाई देता है कि लेबर जो है वो काम नहीं करना चाहता। जब बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है तो वो क्यों काम करे, और इसके चलते इकोनॉमी पर प्रेशर आ रहा है। वर्कर्स नहीं मिल रहे हैं, स्किल्ड लेबर नहीं मिल रहे हैं, अनस्किल्ड लेबर नहीं मिल रहे हैं, और जो इकोनॉमी पर प्रेशर आ रहा है उससे मुद्रास्फीति, महंगाई जो दिख रही है उससे कम हो सकती थी, परंतु इस पॉलिसी की वजह से उसमें ये आपको उसका भी एक हिस्सेदारी है। तो सोच समझ के नीतियां बनानी चाहिए। मैंने हम नीतियां बहुत बना लेते हैं, सुंदर भी बनाते हैं, पर कागजी जाता है। मेरा कई समय से ये आग्रह रहा है कि शासन का प्राथमिक फोकस जो है वो गवर्नेंस पे हो। हम कोई चीज लागू करें और उसको बड़ी मजबूती के साथ क्रियान्वित होता हुआ सुनिश्चित करें, तब आप कोई चीज लाएं तो वो अच्छा है, और नहीं तो केवल कागजी है। सरकार की तो बहुत ही महत्वपूर्ण योजना थी जो मुझे लगता है कि धूम तोड़ती है। एक तो जो वित्त मंत्री ने बजट सेशन के समय घोषणा किया था कि जो बच्चे पढ़ रहे हो इंटर्नशिप भी अगर करना चाहें तो हम उनको कुछ वजीफा देंगे और एक विश्वकर्मा योजना। आपको लगता है इसके अलोकप्रिय होने का क्या कारण हो सकता है? ये रिसोर्सेस नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है। आप मुझे बताइए कि जो एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूं, नई शिक्षा नीति लगा दी, अब एक बच्चा एक विषय से दूसरा विषय ले सकता है, और बहुत ही शानदार बात है। बिलासपुर में सोनालिका ट्रैक्टर के सह संचालक आदित्य केशवानी ने उद्योग नीति और सब्सिडी पर अपने विचारों को साझा किया। साथ ही किसानों को सब्सिडी का लाभ देने की बात भी कही है। आदित्य केशवानी, क्या शिक्षा होगी? मैंने पहले इंजीनियरिंग की है इलेक्ट्रिकल में, और फिर उसके बाद मैनेजमेंट MBA किया हुआ है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट निर्मल यूनिवर्सिटी अहमदाबाद से। ऑटोमोबाइल रुचि कैसे जगी? स्टार्टिंग से ऑटोमोबाइल में ही रुचि है, ट्रैक्टर का बिजनेस रहा है, मतलब बचपन से ऑटोमोबाइल को ही देखा हुआ है। तो ऑटोमोबाइल लाइन तो था ही हमारा स्टार्टिंग से। हमारी जो ट्रैक्टर की डीलरशिप है अनिल एजेंसी सोनालिका ट्रैक्टर की डीलरशिप है, वो अराउंड 25 साल होने को आ रहे हैं आज। तो बचपन से ऑटोमोबाइल डीलरशिप, ऑटोमोबाइल बिजनेस ही देखा हुआ है, तो उसमें तो रुचि स्वाभाविक है। ट्रैक्टर को भारतीय जीवन शैली संस्कृति में आप क्या स्थान देते हैं? बहुत ही उच्च स्थान है एक तरह से, क्योंकि जो इकोनॉमी है अपनी इंडिया की, वो एग्री बेस्ड इकोनॉमी है। अभी भी बहुत कुछ सर्विस तो ठीक है जो पोर्शन है, और अदरवाइज फिर भी अगर अपन देखेंगे तो मेजर पोर्शन अभी भी एग्रीकल्चर का है। तो एक तरह से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट अच्छे प्रोवाइड करना जो सोनालिका ट्रैक्टर कर रही है, प्लस उनको अच्छी सर्विस प्रोवाइड करना, तो ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत जरूरी है, किसान के लिए बहुत जरूरी है। तो मेरे हिसाब से तो काफी उच्च स्थान है एग्रीकल्चर एज एन ट्रैक्टर का। बम्पर जो पैदावार हो रही है, कहीं ना कहीं इसका जो ट्रैक्टर की जो सेल बढ़ रही है वो MSP के कारण एक है, क्योंकि MSP जो है जो सरकार ज्यादा दे रही है, तो इसके कारण जो है किसानों के हाथ में पैसे आ रहे हैं तो वो ट्रैक्टर ले रहे हैं। तो एक तो ये है कि उससे ट्रैक्टर ज्यादा हो रहा है, तो ट्रैक्टर ज्यादा हो रहा है तो फिर पैदावार भी हो जा रहा है। तो MSP जो सरकार दे रही है वो है, और अगर उससे किसान संपन्न हो रहे हैं, उससे ट्रैक्टर ले रहे हैं, तो ट्रैक्टर ले रहे हैं, खेतों की जुताई अच्छी हो रही है आसानी से। जिनके पास ट्रैक्टर नहीं भी है वो भी जैसे किराए से काफी ट्रैक्टर चलते हैं, तो उनको आसानी से ट्रैक्टर मिल जा रहा है समय में, क्योंकि जो ट्रैक्टर का सीजन होता है वो 15 से 20 दिन का रहता है। तो सफिशिएंट ट्रैक्टर है अब किसान के पास, जो किराए में मान लो लेना है या खुद भी चलाना है। तो इससे क्योंकि मशीन यूज हो रहा है, तो अब लोग भी आप जैसा देख रहे हैं कि जल्दी से मिलते नहीं काम करने के लिए, तो बहुत सारे जो फंक्शन है अब वो ट्रैक्टर के थ्रू ही हो रहे हैं। एडवांस इम्प्लीमेंट्स आ गए हैं, उसके थ्रू जो है जो गांव में अब लोगों की भी कमी हो गई थी कि जो बहुत सारे लोग शहरीकरण हो रहा था, शहर की तरफ जा रहे हैं जो, तो वो भी बहुत हद तक के ये जो ट्रैक्टर का जो मैकेनाइजेशन है वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। जैसे काफी किसान हमसे मिलते हैं, हमारे पास आते हैं, तो उनका तो सिर्फ एक ही रहता है कि जो पुराना ट्रैक्टर कई बार ऐसा होता है कि वो अपना बेचते हैं, फिर हमसे नया ट्रैक्टर लेते हैं। तो उनके हिसाब से जो ट्रैक्टर है वो तो उनका लक्ष्मी है, वो एक भगवान की तरह और लक्ष्मी की तरह ही ट्रीट करते हैं। और
पूरा भगवान ही है उनके लिए, लक्ष्मी ही बोलते हैं वो अपने, जो उनका जो ट्रैक्टर है उसको तो लक्ष्मी ही बोलते हैं वो आज उसको एक मशीन है, जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल वो एक भगवान की तरह, एक घर के जो सदस्य है उसकी तरह ही मानते हैं उसको। अच्छा, उत्तर भारत की तुलना में छत्तीसगढ़ में ट्रैक्टर की अधिक स्थिति क्या है और आगे क्या संभावना दिखती है? संभावना तो ग्रोथ ही है, क्योंकि अभी अपन जैसा देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में जो ट्रैक्टर का सेल है वो काफी पॉजिटिव रहा है इस साल। अभी अगर देखेंगे अपन तो काफी बढ़ा है और ये बढ़ने की ही संभावना है, क्योंकि ट्रैक्टर का जैसे अपन पेनिट्रेशन देखते हैं कि मार्केट में कितने किसानों पे कितने ट्रैक्टर, तो अभी छत्तीसगढ़ में कम है, तो ये तो बढ़ना ही है। तो जिस तरह से काम बढ़ते जाएंगे तो उस तरह से लोगों को जहां पे लगेगा कि नहीं मैं ट्रैक्टर का ईएमआई जो है वो आसानी से पटा सकता हूं, तो फिर वो निकलेगा। आधा से ज्यादा लोगों का भी डर यही रहता है कि मैं किसान लोन तो ले लूंगा लेकिन मैं चुका पाऊंगा कि नहीं चुका पाऊंगा। लेकिन अब जैसे हम देख रहे हैं कि मल्टीपल उनके पास सोर्स है इनकम के, जैसे गांव में कार्य होता है, तो गांव में कार्य होता है, उसमें बजट आता है, तो उसमें भी वो अपना ट्रैक्टर लगाते हैं, तो वहां से उनको मिल जाता है, तो किसान वो चीज देख रहा है। तो हाँ, हार्वेस्टर जैसे जो चलता है तो उसमें तो निश्चित रूप से फायदा मिलेगा कि जैसे इतना बड़ा जो रहेगा तो नेगोशिएशन भी कस्टमर के लिए आसान होता है, क्योंकि हार्वेस्टर हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। हार्वेस्टर तो आपके अभी भी जो छत्तीसगढ़ में ज्यादा आते हैं वो हरियाणा पंजाब साइड से ही आते हैं। तो अगर एक साथ बड़ा एरिया होगा, ये 2-3 किसान मिलकर वो करेंगे तो उनका जो बार्गेनिंग पावर रहेगा वो बेहतर रहेगा, जिससे उनको कम रेट में हो जाएगा वही चीज। अगर अपन एक एकड़ की बात करते हैं, संभावना कि हम सोसाइटी के रूप में संयुक्त रूप से खेती कर सकते हैं, कस्टमर हायरिंग सेंटर वगैरह तो है कहीं कहीं पे, मतलब मध्य प्रदेश में है, शायद छत्तीसगढ़ में भी कहीं कहीं पे होंगे, जहाँ पे इम्प्लीमेंट जो है वो लोग किराए में ले जाके अपना काम करते हैं, कस्टमर हायरिंग सेंटर बोलते हैं जो। तो हो सकता है, मतलब प्रयास किया जा सकता है इस लाइन में, और बाकी जगह तो संभव हुआ ही है। और देश में, इवन विदेश में भी कहीं कहीं सुना है मैंने कि कस्टमर हायरिंग सेंटर वगैरह काफी जो रहा है कि अच्छा रिजल्ट दिया है, तो छत्तीसगढ़ में भी बिल्कुल उसको प्रयोग करना चाहिए। तो उससे किसानों को भी फायदा मिलेगा और चलन में भी आएगा, पैदावार भी बढ़ेगी, तो सारा कुछ ही फायदे में रहेगा। लोगों को लेने को रहता है, उनको दिख रहा है कि हाँ मैं इसकी किस्ती पर आ सकता हूँ और ये मेरे को पैसा कमा के ही देगा ट्रैक्टर। जो सरकार राष्ट्रीय बजट प्रस्तुत करती है उसमें एक लक्ष्य था आत्मा परियोजना, देश की पूरी कृषि का मशीनीकरण करने। अब जो 1-2 दिन में बजट आने वाला है, क्या अपेक्षा रखते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं? जो मैकेनाइजेशन के लिए जो अभी तक के कदम उठाया उसमें और आगे बढ़ के जो अपन पोस्ट हार्वेस्ट का जो रहता है, जैसे जो जगह जगह पराली जला है, तो अभी भी हम लोग छत्तीसगढ़ में, हालांकि पॉल्यूशन का तो उतना दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी भी यहाँ लोग पराली ही जलाते हैं, तो उसमें और सब्सिडी इंट्रोड्यूस करके उन जो इम्प्लीमेंट्स है उनके लिए सब्सिडी, उसका चलन बढ़ाना, तो एक ये अपने लिए अच्छा कार्य होगा जो किसानों के लिए, प्लस हम बिजनेसमैन लोग के लिए भी रहेगा कि सब्सिडी आएगा। तो क्योंकि अभी इम्प्लीमेंट के नाम पे सिर्फ और सिर्फ रोटावेटर का यूज होता है ज्यादा जो कस्टमर यूज करता है, तो चलन बढ़ाने के लिए इसमें सब्सिडी अभी जरूरी है। जो पोस्ट हार्वेस्ट हो, जो बाकी भी जो इम्प्लीमेंट हुआ एडवांस इम्प्लीमेंट्स में, तो उसके यूज के लिए सब गवर्नमेंट को सब्सिडी का सहयोग प्रोवाइड करना जरूरी है, तब वो चलन में आएगा। फिर एक बार जब चलन में आएगा तो फिर वो सेल होना अपने आप चालू हो जाता है। सीआरडीएस इंजन जो है इंट्रोड्यूस हुआ है वो काफी अच्छा है, जो सीआरडीएस इंजन जो भी ले जा रहे हैं उनका फीडबैक काफी अच्छा आया हुआ है। फंक्शन है सीआरडीएस? सीआरडीएस इंजन में जो आपकी जो देख रेख है वो पूरा आपका लैपटॉप बेस्ड वो रहता है। जैसे हम अपन कार में जो अपन सोचते थे पहले, जो कार में जो अभी होता है, तो कुछ सालों बाद वो ट्रैक्टर में भी होना चालू हो जाएगा कि आपका एक पेन ड्राइव से अपन कनेक्ट करके कि क्या प्रॉब्लम है आपके ट्रैक्टर में वो मालूम चल जाएगा। तो उससे जो है मेंटेनेंस का काफी अच्छा हो जाएगा ट्रैक्टर का, तो किसानों के लिए काफी अच्छा हो जाएगा कि अपन को मालूम चल जाएगा कि दिक्कत क्या है। तो जो अभी जो किसान है जो कहीं से भी अपना या खुद से भी कर लेते हैं और फिर बाद में कुछ बड़ी समस्या आ जाती है गाड़ियों में, तो वो आना बहुत कम हो जाएगा। क्योंकि एक जैसे अपन कार एक प्रॉपर रहता है कि कैसे कैसे अपने को सर्विस करना है, तो वैसा वाला ट्रैक्टर में भी आ जाएगा। तो इससे सर्विसिंग का कॉस्ट हो सकता है थोड़ा बढ़ जाए, लेकिन ट्रैक्टर का आउटपुट काफी बढ़ जाएगा। काफी परिवर्तन आया है ट्रैक्टर में। सबसे पहले तो फाइनेंस को लेकर बहुत ज्यादा परिवर्तन आया है, क्योंकि पहले जो है ट्रैक्टर जल्दी से फाइनेंस नहीं होते थे। तो जो 2012 के बाद, जहां तक मेरे को ध्यान है, उसके बाद से फाइनेंस में जो सभी वर्गों को जोड़ने की जो एक चालू हुआ आरबीआई के द्वारा और जो उस समय सरकार थी उसके द्वारा, तो उसके कारण सभी बैंकों को ये देना अनिवार्य हो गया कि आपको इतना % जो है एग्री बेस्ड इकोनॉमी में खर्च करना है। तो इसके कारण जो है बहुत सारे बैंक्स और एनबीएफसी जो है वो आए, जिसके कारण जो बैंक वाले जो एग्रीकल्चर किसान है वो भी मुख्य धारा से जुड़ सके
तो उसके खैर बहुत सारे बैंक आए। तो सबसे तो जो अभी अपन जो देख रहे हैं कि ट्रैक्टर का जो सेल बढ़ा है उसका मुख्य कारण तो मेरे हिसाब से तो फाइनेंस का ही है, प्लस इसमें टेक्नोलॉजी में भी काफी चेंजेस आए हैं। प्लस जैसे ट्रैक्टर लोगों ने देखा तो उसके उपयोग भी काफी बढ़े हैं। जैसे अभी हाल ही में जो अपना ये घर बनने का जो सरकार का जो योजना है कि जो घर बनवाते हैं लोगों का जो घर बन रहा है उसमें अगर जो सरकार सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है इसके कारण जो है सीमेंट रेती गिट्टी काफी सेल हो रहा है। तो इसमें भी ट्रैक्टर और ट्रॉली जो चल रहा है वो भी उसका भी बहुत उपयोग है। तो एक तरह से उपयोग बढ़ा है तो उसके कारण सेल भी बढ़ रहा है। तो ये सब काफी चेंजेस आए हैं। जो किसान भी है अब ऊंचे एचपी की तरफ मूव कर रहे हैं। बिलासपुर से हमारे सीनियर संवाददाता ने नई व्यापार नीति और वर्तमान परिस्थिति पर वरिष्ठ पार्षद और समाजसेवी शहजादी कुरैशी से खास बातचीत की। इस दौरान शहजादी कुरैशी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। अब क्योंकि सड़कें बहुत अच्छी हो चुकी है और लॉजिस्टिक भी बढ़िया हो गया है, तो एक तो रियल टाइम सामान की डिलीवरी हो जाएगी और जब सामान तेज गति से पहुंचेगा, समय पे पहुंचेगा तो अन्य जगह भी पहुंचेगा, रोड अच्छी होगी, उनका उपयोग होने लगेगा, रात को अनलोड होने लगेगा और नए रोजगार भी पैदा होंगे। कौन से नए रोजगार पैदा कर लेंगे? क्या शराब के अड्डों में चखना सेंटर और बढ़ जाएंगे? जुआ के अड्डे में जुआड़ियों की भीड़ और हो जाएगी? जो लड़के बेरोजगार हैं वो रात में घूमेंगे, अपराध की प्रवृत्ति बढ़ेगी। और कौन सी सड़कें बहुत अच्छी हुई है? पूरे शहर की सड़कों की हालत देख लीजिए। लोडिंग अनलोडिंग अभी तक नहीं हो रही थी क्या? अगर सारी चीजें अच्छी हैं तो व्यापार क्यों नहीं बढ़ा अभी तक? जो व्यापार होना है, व्यापारियों को आप क्या रियायत दे रहे हैं? आप जिस ढंग से जीएसटी ले रहे हैं, जिस ढंग से आप बिजली का बिल बढ़ाकर दे रहे हैं, ये कहां से पूरा हो सकता है? बिजली का बिल देखिए, अभी स्मार्ट मीटर लग रहा है, अभी व्यापारियों को पता चलेगा। जीएसटी कितना बढ़कर आ रहा है, अभी व्यापारियों को पता चल रहा है। हर तरह से जो है सरकार अपना खजाना भरने की धुन में है। ना उन्हें व्यापारियों की चिंता है, ना उनको महिलाओं की चिंता है, ना उन्हें बेरोजगार युवकों की चिंता है। सरकारी खजाना भरेगा तो वापस तो वो राज्य के लोगों को ही पास हो जाएगा, उनके जन कल्याण के लगेगा। जैसे महतारी बंधन में दे रहे हैं, निराश्रित पेंशन को दे रहे हैं, वृद्धों के लिए कर रहे हैं। निराश्रित पेंशन जितनी मिल रही थी उतनी ही मिल रही है। पुरुषों को तो 500 मिल रहा है, महिलाओं को जो महतारी बंधन का पैसा मिल रहा है, तो इधर से आपने महतारी बंधन का पैसा बढ़ाया, इधर से महंगाई का दर देख लीजिए। आम जनता कितनी संतुष्ट है? 1000 अगर एक महिला को मिल रहा है तो वहीं उसके घर का गैस सिलेंडर जो 450 रुपए का था वो 1100 रुपया हो गया। बिजली का बिल जो पूर्ववर्ती सरकार थी भूपेश बघेल जी के समय में, वो बिजली का बिल हाफ था, अब वो बिजली का बिल हाफ खत्म हो गया। बिजली का दर बढ़ के आ रहा है। 400 रुपए जिसके घर में बिजली का बिल आता था वो 1100-1200 रुपये आ रहा है। इधर से आपने 1000 महतारी को दिया, इधर से 2000 उनसे आपने ले लिया। खजाना भरेगा कैसे? खजाना ऐसे नहीं भर जाएगा कि 1000 जो महतारी पा रही, वो 1 साल से पा रही है ना, वो खर्च तो कर रही है। अब आप महतारी को 5000 तो नहीं देंगे, मैं तो मांग करती हूँ। अगर आप 24 घंटे बाजार खुला छोड़ रहे हैं तो हर महिला के खाते में आप 5000 रुपया दीजिए ना। खर्च करने के लिए तो पैसा हो ना। अगर आप 1000 रुपया दे रहे हो तो 1000 में अगर 1 साल में आपका खजाना नहीं भरा, आपका पैसा सर्कुलेट नहीं हुआ मार्केट में, तो आप 5000 रुपया दीजिए, तब तो वो रात को मार्केटिंग करने के लिए आएंगे। आप बच्चों की स्कूल की फीस माफ नहीं कर सक रहे हैं, आप बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दिला पा रहे हैं। आप 1 साल में देख लीजिए आत्मानंद स्कूलों का स्टैंडर्ड क्या हो गया। इसके पहले कलेक्टर उसके अध्यक्ष होते थे और डीईओ जो होते थे वो सचिव होते थे। पूरा प्रशासन वहां पर बैठा रहता था। आज स्थिति देख लीजिए, शिक्षा विभाग में चला गया, स्कूल का स्टैंडर्ड देख लीजिए आप। कहां से खाते में पैसा आएगा? कहां से खजाने में पैसा आएगा? कहां से? शराब से। सिर्फ शराब और चखने का पैसा, और उसके बदले में जो घरों में लड़ाई झगड़े होंगे, समाज में जो अनैतिकता, अत्याचार और जो अपराध जो बढ़ेगा, जो हॉस्पिटलों में भीड़ लगे रहेगी, तो सरकार क्या काम कर रही है? सरकार कुत्तों को तो नहीं रोक पा रही है, आवारा पशु, आवारा मवेशियों को तो नहीं पकड़ पा रही है, दुर्घटना नहीं रोक पा रही है। ये सरकार पूरी तरह से फेल है। इनके पास करने के लिए कुछ नहीं है, तो ये एक और अपराध बढ़ा रहे हैं। मैं सोचती हूँ कोई भी महिला, कोई भी शिक्षित वर्ग, कोई भी व्यापारी ये नहीं सोचेगा अगर रात भर व्यापार करेगा तो सुबह क्या करेगा?
उतने नौकर रखेगा। सरकार की मंशा है कि नौकर बढ़ेंगे, शिफ्ट बढ़ेगी, आय बढ़ेगी। और मालिक क्या करेंगे? मालिक घर में सोएंगे। मालिक घर में सोएंगे, नौकर व्यापार चलाएंगे तो बहुत विकास हो जाएगा, व्यापार बहुत बढ़ जाएगा। इनका मानसिक रूप से दिवालिया हो रहे हैं। ये व्यापार को समझ नहीं पा रहे हैं। व्यापारी जो होता है ना, उसको भी 6 घंटे से 8 घंटा उसको भी रिलैक्सेशन चाहिए, ताकि वो अगले दिन अपने कारोबार में कंसंट्रेट कर सके, अपने व्यापार को बढ़ा सके। ये पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ शराब माफिया, पब, हुक्का बार। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या